स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 3, जो कि हमारे साथ ड्रग्स यूज इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इसका आज हम सेक्शन ए का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि हमारे साथ डायबिटीज़ और एंटी डायबिटिक ड्रग्स है। इसको हम आज जो है कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। तो डायबिटीज़ के हवाले से मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था कि ये हमारे साथ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारे जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और इसकी पीछे जो वजह हमने बताई थी कल की क्लास में, तो वो यही होती है कि हमारे जो पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं आइसलेट ऑफ लिंगरहन में, जो कि 4 तरह के सेल्स होते हैं: अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल्स। ठीक है। तो इसमें हमारे साथ जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, तो वो बीटा सेल जो है उसमें ख़राबी आ जाती है, जिसकी वजह से वो सिक्रीशन करती है, लेकिन वो सिक्रीशन जो है हमारे बॉडी की जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस तरह से डायबिटिक कंडीशन अराइज हो जाती है। इसी तरह से दूसरी जो हमारे साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, तो इसमें जो बीटा सेल्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की जो सिक्रीशन होती है वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इसी कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, जिसमें हम पेशेंट को फिर क्या करते हैं? इंसुलिन पर रख देते हैं और उनको हम सबक्यूटेनियसली इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट करते हैं वक्तन फ़वक्तन। तो इस कंडीशन को हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो इसके हवाले से कल की क्लास में हमने काफ़ी डिटेल के साथ बातें की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज की लेक्चर की शुरुआत जो है हम अपने नए टॉपिक से करेंगे। ठीक है। सो टाइप ऑफ इंसुलिन के हवाले से कल की क्लास में हमने बात की थी कि हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के इंसुलिन प्रिपरेशन है, जिसमें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। ठीक है। जो कि बहुत जल्दी काम करने वाले, एक्ट करने वाले इंसुलिन होते हैं, जिसमें लिस्प्रो आ जाते हैं, आपके पास एसफर्ट आ जाते हैं। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, ठीक है, जिसमें ह्यूमिलिन आर आ जाते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, जिसको हम ह्यूमिलिन एन कहते हैं। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन में आपके पास लेंटस लेविमर्स आते हैं, और इंसुलिन कम्बिनेशन जिसको हम प्रीमिक्स कहते हैं, इसमें आपके पास ह्यूमिलिन 30/70 आ जाते हैं। तो इसके हवाले से अब हम बात करेंगे, और इसकी जो यूजेज है वगैरह है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो इंसुलिन के टाइप्स हमारे साथ मौजूद है। ठीक है। और इसकी जो एक्टिंग है, एक्शन है, उसके हवाले से अगर हम बात करें, अगर रैपिड एक्टिंग एनालॉग्स की हम बात करें इंसुलिन की, जो कि बहुत कम टाइम में अपने एक्शंस को शो करती है, तो इसमें आपके पास हीमोलॉग्स आ जाते हैं। ब्रांड नेम जो है इसका हीमोलॉग है, और जो जेनेरिक नेम है वो इंसुलिन लिस्प्रो है। इसी तरह से जो नेवो रैपिड है, ये आपके पास ब्रांड नेम है, ठीक है, इंसुलिन का, और इसका जो जेनेरिक नेम है वो क्या है? इंसुलिन एस्पर्ट है। तो ये दो मेंबर्स आपके पास रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में आते हैं। ठीक है। इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, टाइम करने का मतलब काम करने का जो टाइम पीरियड होता है, तो ये तकरीबन 10 से लेकर 15 मिनट्स के अंदर अंदर अपना जो काम है उसको शुरू कर देता है। और इसी तरह से 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के दरमियान में ये अपनी पीक पोजीशन पर जो है वो पहुंच चुका होता है, और पूरा जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 4 से लेकर 5 आवर्स तक होता है। ठीक है। इसको हम बोलस के फॉर्म में देते हैं। इसी तरह से इसकी जो डोजिंग शेड्यूल होता है, तो बेसिकली इसको हम खाने से पहले देते हैं। ठीक है। यूजुअली टेकन राइट बिफोर ईटिंग, ईटिंग से पहले देते हैं, या टू लोअर हाई ब्लड ग्लूकोज, या अगर ब्लड ग्लूकोज जो है वो हाई हो चुकी हो तो उसको लो करने के लिए हम क्या करते हैं? ये ड्रग्स हम देते हैं, रैपिड एक्टिंग एनालॉग्स। ठीक है, इंसुलिन के। फिर इसके बाद आपके पास जो दूसरा टाइप आता है इंसुलिन का, इसको हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, जिसमें आपके पास दो मेंबर्स आते हैं, एक ह्यूमिलिन आर आता है और एक नोवलिन जी टोरंटो आते हैं। ठीक है। तो
इसका जो ऑनसेट टाइम पीरियड होता है तो वो हाफ आवर से लेकर 1 आवर्स तक होता है, मतलब 30 मिनट से लेकर 1 आवर्स के अंदर अंदर ये अपना काम शुरू करता है और तकरीबन 2 से 4 घंटों के अंदर अंदर ये अपने पीक तक पहुंच चुका होता है। और इसके साथ साथ इसका जो ड्यूरेशन होता है तो वो 5 से लेकर 8 आवर्स तक होता है, मतलब 5 से लेकर 8 घंटों के अंदर अंदर ये अपना काम कर चुका होता है। इसको भी हम बोलस के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। इसी तरह से टेकन अबाउट 30 मिनट बिफोर ईटिंग, खाने से पहले तकरीबन 30 मिनट पहले जो है इसको लिया जाता है इस ड्रग्स को, ठीक है। या अगर पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो चुकी हो तो तब हम ये देते हैं पेशेंट को। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी किस्म आती है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। तो इसमें आपके पास दो मेंबर आते हैं, एक ह्यूमिलिन एन आता है और एक नोवेलिन जी एन पी एच आता है, ठीक है। तो इसका जो ऑनसेट है तो 1 आवर से लेकर 3 आवर्स तक है, मतलब 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये काम करना शुरू कर देती है और अपने पीक तक जो है ये 5 से 8 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पहुंच जाती है। और इसका जो पूरा टाइम पीरियड होता है काम करने का तो वो 18 आवर्स तक होता है, मतलब 18 घंटों के अंदर अंदर ये अपना पूरा असर जो है वो कर लेता है, शो कर देता है, ठीक है। बोलस के फॉर्म में हम इसको देते हैं ऑफन टेकन एट बेड टाइम और ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में ये आपने 2 दफ़ा जो है पेशेंट को देना होता है। और ज़्यादातर मतलब जब सोने जा रहे होते हैं, सोने का टाइम होता है, ठीक है, तो नाइट टाइम सोने से पहले जो है इसको खाया जाता है। और वैसे अगर 2 टाइम देने होते हैं, ठीक है, 24 आवर्स में, तो एक सुबह की गोली होती है और एक रात की गोली होती है, ठीक है, सोने से पहले हम देते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ जो एक्सटेंडिंग लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग है, ठीक है, जो लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग है इंसुलिन के, जो कि ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए काम करती है। तो इसमें आपके पास दो मेंबर्स आते हैं, एक लेंटस है जिसका जेनेरिक नेम क्या है, इंसुलिन ग्लेरजीन है, ठीक है, और एक लेविमर्स है और जिसका जेनेटिक नेम या जेनेरिक नेम जो है वो इंसुलिन डिटिमर्स है, ठीक है। तो इसका ऑनसेट 90 मिनट्स है, पीक जो है इसका मालूम नहीं है, नोन है, ठीक है, इसका पीक। और इसी तरह से ड्यूरेशन 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर ये अपना काम जो है वो शो कराती है। बोलस फॉर्म में इसको हम देते हैं, मतलब ओरली हम इसको देते हैं टेकन यूजुअली वंस और ट्वाइस अ डे। ये जो है आप दिन में 1 दफ़ा भी ले सकते हैं और 2 दफ़ा भी इसको आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो प्रीमेक्स है, ठीक है, इंसुलिन की, जिसको हम सिंगल वाइल कंटेन अ फिक्स रेशो ऑफ इंसुलिन। हमारे साथ एक वाइल होता है जिसमें इंसुलिन की एक फिक्स रेशो होती है। नंबर रेफर टू द रेशो ऑफ रैपिड एंड फास्ट एक्टिंग टू इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिसमें हमारे साथ रैपिड और जो फास्ट एक्टिंग या जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं इसको एक खास रेशो से मिक्स किया गया होता है, जैसे कि हिमालोग मिक्स 25 TM है, ठीक है। इसी तरह से हिमालिन 20/80 आते हैं, 30/70 आते हैं, नोवेलिन जी 10/90 आते हैं, 20/80 आते हैं, 30/70, इसी तरह से 40/60 और 50/50 है, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ बेसल एंड बोलस इंसुलिन, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन द कम्बिनेशन पर ये डिपेंड करती है। तो इससे भी पिछले साल दो MCQs आए थे, या मेरे ख्याल से एक MCQs आया था, ये कम्बिनेशन वाला MCQs आया था। तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है, सिंपल है, इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बता दिया है, तो इसको आप लोग याद कर ले MCQs में, इससे एग्ज़ाम में इससे MCQs जो है आ सकता है। अच्छा जी, अगर हम इंसुलिन के एडवर्स रिएक्शन की बात करें तो ज़ाहिरी बात है, इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम ग्लूकोज लेवल को घटाना होता है, कम करना होता है। ज़ाहिरी बात है, जब आप इंसुलिन को जो है अगर कॉशन के साथ, एहतियात के साथ नहीं देते तो इससे आपका जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है वो भी क्या हो जाता है,
घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है और पर्सन जो है नॉर्मल होने के बजाय हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, ग्लूकोज लेवल जो है उसका डाउन हो जाता है। सो हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये काज कर सकती है, ठीक है, पेशेंट में। इसके साथ साथ वेट को जो है ये गेन करा सकती है, वेट को बढ़ा सकती है। तो ये इसके दो एडवर्स रिएक्शन हैं इंसुलिन के एडमिनिस्टर करने के, सर आवाज कट रही है, जो कि पेशेंट को काज हो सकते हैं। तो ये दो हमारे साथ क्या है, एडवर्स रिएक्शन है इंसुलिन के। अच्छा जी, किसको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? रिएक्शन टू इंसुलिन, इंसुलिन को किस तरह से रिएक्शन जो है इंसुलिन की वजह से किस तरह से रिएक्शन काज होते हैं। तो पहले हमने बात की हाइपोग्लाइसीमिया की, ठीक है। सो हाइपोग्लाइसीमिया कैन अकर following unintentional injection of large dose, by missing a meal after injection, or by performing vigorous exercise. Hypoglycemia symptoms are palpitation, tremor, dizziness, headache, बिहेवियरल चेंजेस, फैटीग। ट्रीटमेंट इसका क्या है, ज़ाहिरी बात है जब ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा चीनी जो है पेशेंट के मुंह में डालें या कोई भी स्वीट एजेंट जो है उनको दे दे ताकि उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाए। सो ग्लूकोज मस्ट बी गिवन ओरली और इंट्रावीनियसली। फॉर सीवियर केसेस अगर हो तो आईवी के थ्रू हम देंगे, अगर नॉर्मली थोड़ा सा इंक्रीज हुआ हो, डिक्रीज हुआ हो तो फिर ओरली देंगे, जिसकी वजह से रिवर्सेस द सिम्टम्स रिपीटली, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे काज होती है? हाइपोग्लाइसीमिया ऐसे काज होती है कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, मतलब हमारे कोई इरादा नहीं होता, बल्कि अनइंटेंशनली जो है हम बहुत ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन पेशेंट को दे देते हैं और जो पेशेंट है इंसुलिन लेने के बाद जो है वो खाना खाना मिस कर देते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इस वजह से उनका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, डाउन चला जाता है, डिक्रीज हो जाता है और इसी तरह से हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन जो है काज हो जाती है। ये टर्मिनोलॉजीज जो है आप लोग इसको अपने माइंड में रखिए। हाइपर का मतलब क्या है? हाइपर का मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज होना। और हाइपो का मतलब क्या है? डिक्रीज होना, घटना। तो हाइपोग्लाइसीमिया से मुराद ये है, हाइपो मीन डिक्रीज, ग्लाइमीन ग्लूकोज और सीमिया मीन ब्लड। सो वो कंडीशन जिसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स होते हैं तो पल्पिटेशन का आना, ठीक है, ट्रिमर्स, ट्रिमर्स किसी कहते हैं मतलब हाथों पैरों का जो है इनवॉलेंट्री हिलना, जैसे कि सर्दियों में सर्दी की वजह से हमारे हाथ पैर कांपते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से ट्रिमरिंग आ जाती है। डेजीनेस से क्या मुराद है? सर का चकरा जाना, सर में दर्द का होना, बिहेवियर में चेंजेस का आना और फटीग का होना, थकावट सी महसूस होना। तो ये ग्लूकोज की कमी की वजह से पेशेंट को ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। तो इसकी इलाज क्या है? इसका इलाज सिंपल है कि अगर किसी का ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाए, ठीक है, आप किसी में ये अलामात देख ले तो आपने जस्ट सिंपली उनको ओरली कोई टॉफ़ी देनी है स्वीट, या कोई थोड़ी सी चीनी या जो गुड़ है वो दे देना है, ठीक है। तो इससे उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। या अगर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिक हुआ हो तो उनको आप आईवी के थ्रू इंसुलिन दे सकते हैं। सही है, क्लियर है? वाले पर जी सर क्लियर है। ओके जी, वेरी गुड। काइंडली माइक्स अपने म्यूट रखें। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा पेरेंटल ड्रग आता है, ठीक है, जिसको हम ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो इसमें हमारे साथ ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 आता है, ठीक है, रिसेप्टर एगोनिस्ट, और इंक्रीटीन मिमेटिक्स आते हैं। इंक्रीटीन मिमेटिक्स इसको इसलिए कहते हैं कि इसका काम बिल्कुल इंसुलिन की तरह ही होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसके लिए टर्म मिमेटिक यूज़ हुआ है, जो कि बिल्कुल इंसुलिन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है आगे हम इसको पढ़ेंगे। Incretins are hormones produced by the intestine in response to food. Orally administered glucose stimulate greater release of insulin than the same amount of glucose delivered by the injection. अच्छा जी,
बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉइंट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। पहली बात तो आप लोगों ने ये समझनी है कि जो इंक्रेटीन है ये असल में हमारे साथ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं। जब हमारे इंटेस्टाइन में फूड चला जाता है तो फूड जो है ये एक स्टिमुलस के तौर पर काम करती है। जब फूड हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है तो इंटेस्टाइन को पता चल जाता है कि मटेरियल आ चुका है, तो इसके नतीजे में इंटेस्टाइन जो है ये हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है जिसको हम इंक्रेटीन हार्मोन्स कहते हैं। इसी तरह से अगर आप ओरली ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, तो ओरली ग्लूकोज लेने से जो इंसुलिन की सिक्रीशन है वो दुगना या 3x मतलब ट्रिपल टाइम जो है वो ज़्यादा इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट होती है बनिस्बत अगर आप आईवी के ज़रिए ग्लूकोज को देते हैं। मतलब इस बात का ये है कि अगर कोई पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसीमिक है, उनको अगर आप क्या करते हैं, हाइपोग्लिसीमिक है, उनको अगर आप ग्लूकोज जो है आईवी लाइन के ज़रिए देते हैं तो इसका इतना असर नहीं होगा जितना अगर कोई हाइपोग्लिसीमिक पेशेंट है उनको आप ओरली कोई स्वीट चीज़ देते हैं। तो ओरली अगर उनको आप कोई स्वीट चीज़ देते हैं तो इससे जो असरात होंगे, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और इसी तरह से जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे। सो ओरली ग्लूकोज देने की वजह से इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, इंसुलिन क्या करते हैं, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करते हैं। सम सिग्नल्स इज प्रोड्यूस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक or GERD that releases insulin, that increases insulin release whenever food is consumed. The signals are incretins, peptide hormones. Incretins increases insulin secretion and decrease glucagon. Furthermore, people with type 2 diabetes have diminished insulin release in response to meal. जाहिर बात है यहाँ पर अब इंक्रेटीन हार्मोन की बात हो रही है, ठीक है। कहते हैं कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में कुछ ख़ास तरह के सिग्नल जो है ये प्रोड्यूस होते हैं और ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब हम कोई फूड ले लेते हैं, कोई खाना जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये जब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में आता है तो इसके नतीजे में ख़ास तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसके बेसिस पर जो पैनक्रियाज है उससे इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो शुरू हो जाती है और ये जो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंक्रेटीन हार्मोन कहते हैं जो कि पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। इंक्रेटीन्स जो है ये बिल्कुल इंसुलिन की तरह ही काम करती है, ठीक है। इंक्रेटीन क्या करती है, इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाती है, इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। बीटा सेल को स्टिमुलेट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रीट करे और जो अल्फा सेल्स होते हैं उसको क्या करती है, उसको इनहिबिट करती है, उसको रोकती है कि वो ग्लूकेगॉन को रिलीज ना करे, ठीक है। क्योंकि अगर ग्लूकेगॉन रिलीज होंगे तो ग्लूकोज की लेवल बढ़ेगी, अगर ग्लूकेगॉन रिलीज नहीं होंगे तो ग्लूकोज की लेवल जो है वो बढ़ेंगी नहीं बल्कि घटेंगी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है, और इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा होता है, घटा रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। इसी तरह से वो लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, मतलब जो कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार हुए होते हैं, तो उनमें जो इंसुलिन रिलीज है, ठीक है, वो क्या होती है, वो डिमिनिश हो जाती है। मतलब जब वो खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के नतीजे में इंसुलिन जो है वो रिलीज़ नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम उनको क्या करते हैं, मुख्तलिफ ओरल इंसुलिन देते हैं, मुख्तलिफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स देते हैं जिसके बेस पर फिर पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और वो इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो मैंने आपको जो बात अभी बताई थी कि अगर आप किसी पेशेंट को, हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट है, उनको आप एक को जो है आप आईवी के ज़रिए ग्लूकोज देते हैं और एक को आप ओरल के ज़रिए क्या करते हैं, ग्लूकोज देते हैं। तो वो पेशेंट जिनको आपने ओरली ग्लूकोज दिया होता है तो उनमें इस ग्लूकोज के असरात जो है आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है, बनिस्बत उन लोगों के जिनको आपने ग्लूकोज दिया था किस चीज़ के ज़रिए,
IM के ज़रिए। तो नीचे जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रहा है, तो ये वो लोग हैं जिनको आपने क्या किया था, IV के ज़रिए इंट्रावीनियसली ग्लूकोज इंजेक्ट किया था, तो इसके असरात इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन वो लोग जिनको आपने ओरली दिया था, तो उसके असरात जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए। So glucagon-like peptides जी and सर। glucose dependent insulinotropic polypeptide। अच्छा जी, ये भी एक MCQs है, पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 जो है इज मेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन का हमारे साथ पार्ट है कोलोन, इसमें क्या कर होता है, इसकी प्रोडक्शन होती है, इसमें बनते हैं। जबकि ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अपर सेल्स होते हैं, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पर जो है इसकी क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। तो इसको आप लोग अपने साथ याद रखें, MCQs में आ सकता है। मजीद आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4? डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 क्या है? डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 जो है ये असल में हमारे साथ एक एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है, काजेज द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकेगोन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 लीडिंग टू टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। इसका काम क्या होता है, इसका काम ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 को क्या करती है, डिक्रीज कराती है, इसको ख़त्म कराती है। तो जब इसको ख़त्म कराती है तो इसके नतीजे में फिर ग्लूकोज की प्रोडक्शन या ग्लूकोज की जो सिक्रीशन है वो नहीं होती, और इस तरह से एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो नहीं बनते। तो डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 जो है ये हमारे साथ एक एंजाइम होता है, और इसका काम किस पर होता है, इसका काम ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 पर होता है। ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ताकि वो ग्लूकेगॉन को रिलीज ना करे और ग्लूकोज का जो लेवल है वो ना बढ़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो जब फूड आपके इंटेस्टाइन में आता है, तो इंटेस्टाइन में आने के बाद एक ख़ास तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, इंक्रेटीन हार्मोन भी होते हैं, और ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज इंसुलिन की जो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करती है, अच्छा जी, यहाँ पर ये डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 है, तो ये क्या करते हैं, ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन को क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो ग्लूकोज की सिक्रीशन जो है वो नहीं होती, और जो इंसुलिन की सिक्रीशन है वो क्या होती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है। तो जो ब्लड में हमारे साथ एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं तो उसकी मेटाबोलाइजेशन हो जाती है, और ग्लूकोज का जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। व्हाट इज इंक्रेटीन इफेक्ट? इंक्रेटीन इफेक्ट्स क्या है? इंक्रेटीन इफेक्ट्स को समझने के लिए आपको गौर से इसको सुनना होगा। इंक्रेटीन इफेक्ट्स इज डिफाइंड इज the increased stimulation of insulin secretion after oral ingestion of glucose as compared with intravenous administration of glucose. Incretin hormones are responsible for 60 to 70% of postprandial insulin secretion. Patient with type 2 diabetes exhibit loss of incretin effects. ठीक है, अच्छा जी, इंक्रेटीन इफेक्ट्स किसे कहते हैं? इंक्रेटीन इफेक्ट्स जो है ये यूजुअली हमारे साथ ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब हमारे साथ पेशेंट क्या होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक होते हैं, ठीक है, या हाइपरग्लाइसीमिक या हाइपोग्लाइसीमिक होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट को ओरली क्या करते हैं, ग्लूकोज एडमिनिस्टर करते हैं। IV के बनिस्बत हम उनको क्या करते हैं, ओरली ग्लूकोज एडमिनिस्टर करते हैं। जब ओरली हम उनको ग्लूकोज दे देते हैं तो इसकी वजह से
हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है इसमें ख़ास तरह के सेल्स होते हैं जिसको जो सेल जो है ख़ास तरह के सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम इंक्रेटीन हार्मोन्स कहते हैं। जो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं ना तो वो इंक्रेटीन हार्मोन्स होते हैं। ये इंक्रेटीन हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल में जाते हैं, वहाँ पर बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को आप क्या करें, सिक्रीट करें, रिलीज़ करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन जो है वो इंक्रेटीन हार्मोन की स्टिमुलेशन की वजह से वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 60 से लेकर 70% इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो इस इंक्रेटीन हार्मोन की वजह से हो जाती है। ऐसे पेशेंट जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उनमें ये इंक्रेटीन इफ़ेक्ट्स जो है ये फिर पैदा नहीं होते, ठीक है, ये प्रोड्यूस नहीं होते। तो इस वजह से हम फिर पेशेंट को क्या करते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स देते हैं और उसके ज़रिए हम उनके पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट कराते हैं। अच्छा जी, इंक्रेटीन मिमेटिक्स क्या है? इंक्रेटीन मिमेटिक्स इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमारे साथ इंक्रेटीन की तरह ही हार्मोन्स होते हैं। इंक्रेटीन नहीं होते लेकिन उसकी तरह से काम करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से इसको इंक्रेटीन मिमेटिक्स कहते हैं। इंक्रेटीन मिमेटिक्स आर एजेंट्स दैट एक्ट लाइक इंक्रेटीन हार्मोन, जो कि इंक्रेटीन हार्मोन की तरह ही काम करते हैं लेकिन इंक्रेटीन हार्मोन ये नहीं होते। फॉर एग्जांपल ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 हो गया, ठीक है, जो इसके रिसेप्टर जो कि रिसेप्टर एगोनिस्ट के तौर पर काम करती है, जिसमें आपके पास जिनाटाइड्स आ जाते हैं और लिराग्लूटाइड्स। तो ये ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड है, इनका काम जो है इंक्रेटीन हार्मोन की तरह ही होता है लेकिन ये हकीकत में इंक्रेटीन हार्मोन नहीं होते। तो इस वजह से इसको इंक्रेटीन मिमेटिक्स कहते हैं, ठीक है, क्लियर है? जी सर। ओके, वेरी गुड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये किस तरह से काम करती है इंक्रेटीन मिमेटिक्स? सो इंक्रेटीन मिमेटिक्स आर एगोनिस्ट ऑफ ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 रिसेप्टर। इससे क्या होता है, इससे इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो ये इंसुलिन सिक्रीशन कराती है। इसी तरह से जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है उसको डिक्रीज कराती है। इसी तरह से जो फूड इनटेक है उसको रिड्यूस कर देती है। इसके साथ साथ जो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकेगोन सिक्रीशन है उसको डिक्रीज कर देती है और जो बीटा सेल्स प्रोलिफरेशन है उसको प्रमोट करती है। मतलब ये है इसका कि एगोनिस्ट का मतलब क्या है? एगोनिस्ट का मतलब ये है कि वो एजेंट जो कि किसी काम को क्या करती है, बढ़ाती है, उसको सपोर्ट करती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई काम, मिसाल के तौर पर इंसुलिन अगर रिलीज हो रहे हैं तो ये एगोनिस्ट क्या करते हैं, बीटा सेल की तरफ जाते हैं और बीटा सेल को मज़ीद उसको क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को क्या करे, वो रिलीज़ करे, प्रोड्यूस करे और रिलीज़ करे। तो इसको कहते हैं एगोनिस्टिक इफेक्ट, ठीक है, एगोनिस्टिक इफेक्ट, जिसमें अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो ये एगोनिस्ट एजेंट क्या करते हैं, उसको मज़ीद बढ़ाते हैं। और एंटागोनिस्ट से मुराद ये है कि एगोनिस्ट के अगेंस्ट काम करती है। उसको अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो एंटागोनिस्ट एजेंट जो है वो उसको क्या करती है, डिक्रीज कराती है, कम कराती है। सो इंक्रेटीन मिमेटिक्स ये वो एगोनिस्ट होते हैं ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 रिसेप्टर के, जिसका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये इंसुलिन सिक्रीशन कराती है, ठीक है, इंसुलिन को सिक्रीट कराती है बीटा सेल से। इसी तरह से जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है उसको स्लो कराती है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड मटेरियल होता है वो आगे नहीं बढ़ता। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जल्दी खाली नहीं हो पाता, ठीक है, या जल्दी खाली नहीं होता। तो इस वजह से ज़्यादा टाइम जो है फिर इस इंसुलिन के पास आ जाता है कि वो इस फूड मॉलिक्यूल पर क्या करे, एक्ट करे और इसकी मेटाबोलाइजेशन करे। जब हमारा स्टमक जल्दी एम्प्टी नहीं होगा तो हमें भूख नहीं लगेगी। जब हमें भूख नहीं लगेगी तो हम फिर फूड जो है वो क्या करेंगे,
नहीं खाएंगे, तो फूड इनटेक जो है इससे रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह से पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकेगॉन सिक्रीशन जो है वो इससे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंक्रेटीन का मैंने आपको बताया कि इसका काम क्या होता है, ग्लूकेगॉन की सिक्रीशन को डिक्रीज करना और इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करना। इसी तरह से ये बीटा सेल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को क्या करें, सिक्रीट करें। तो इस तरह से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होते हैं, जिसका काम फिर क्या होता है, ग्लूकोज की मेटाबोलाइजेशन होती है। ठीक है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल ऑफ इंक्रेटीन इन ग्लूकोज होमोस्टेसिस, ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल रखने में इंक्रेटीन का क्या किरदार होता है। तो सबसे पहले जब आप फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये फूड आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में चली जाती है। जब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में चली जाती है तो इसके नतीजे में हमारे साथ ख़ास तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स के फॉर्म में, जिसको हम इंक्रेटीन हार्मोन्स कहते हैं। ये इंक्रेटीन हार्मोन्स क्या करती है, ये इंक्रेटीन हार्मोन्स हमारे पैनक्रियाज में आती है। पैनक्रियाज में आने के बाद यहाँ पर बीटा सेल्स होते हैं, उस बीटा सेल्स को ये स्टिमुलेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रीट करे, और अल्फा सेल्स को ये इनहिबिट करना शुरू कर देता है, रोकना शुरू कर देता है कि ग्लूकेगॉन को रिलीज ना करे। तो इस वजह से ये जो इंसुलिन हार्मोन होते हैं, तो ये फिर हमारे ब्लड में जाती है, जहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में, जो कि हमारे मसल्स और हमारे लिवर में स्टोर्ड होती है। और इसी तरह से इसके नतीजे में ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे साथ क्या होते हैं, इंक्रेटीन में मेटिक होते हैं, तो उनका काम भी बिल्कुल इसी तरह से ही होता है। ठीक है, तो समझ आ गई इस डायग्राम की? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 की तरफ, जो कि हमारे साथ क्या है, एगोनिस्ट है। ठीक है, एगोनिस्ट रिसेप्टर है। इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ जिनाटिनाइड्स आते हैं। जिनाटिनाइड्स, इसका हमारे साथ जो ब्रांड नेम है वो क्या है, बाइटा है, बेटा, बाइटा। सही है। सो जिनाटिनाइड अप्रूव इन 2005 इज अ पेप्टाइड glucagon like polypeptide 1 receptor agonist that was originally isolated from lizard venom। अच्छा जी, इसको कहाँ से हासिल किया गया है, इसको छिपकली का जो जहर होता है ना, उससे जो है इसको बनाया गया है जिनाटिनाइड को। और इसको जो है 2005 में जो है अप्रूव किया गया था कि इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे साथ एक पेप्टाइड होता है, ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है। इसी तरह से जो लिराग्लूटाइड है, तो ये मोर इफेक्टिव होता है जिनाटिनाइड्स के बनिस्बत, बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होती है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन ऑफ डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4। ये डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 रिसेप्टर एंजाइम को क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। मतलब ये एंजाइम जो है इस ड्रग को इफ़ेक्ट नहीं कर पाती, तो इस वजह से इसकी जो इफ़ेक्टिविटी होती है ये ज़्यादा होती है बनिस्बत किस चीज़ के, बनिस्बत जिनाटिनाइड्स के। एगोनिस्ट का मैंने आपको ये बताया कि ये आपके पास वो एजेंट होते हैं जो कि किसी काम को क्या करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं कि अगर कोई चीज़ जो है वो हो रही है तो उसको मज़ीद होने देती है, बढ़ाती है कि वो चीज़ जो है मज़ीद हो जाए। जैसे कि अगर इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है, तो ये एगोनिस्ट एजेंट आपके बीटा सेल की तरफ जाते हैं और बीटा सेल्स को मज़ीद जो है क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज़ करें। तो इस इफ़ेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, एगोनिस्टिक इफ़ेक्ट कहेंगे, और ये जो एजेंट होते हैं इसको हम एगोनिस्ट एजेंट कहेंगे। ठीक है, एंटागोनिस्ट जो है, एंटागोनिस्ट पर इसके ऑपोजिट काम करता है। अगर इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये एंटागोनिस्ट आपके बीटा सेल की तरफ जाती है और बीटा सेल्स को रोकती है, मना करती है कि आप इंसुलिन की सिक्रीशन को और ना करें, जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इस इफेक्ट्स को हम एंटागोनिस्ट इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, मोर ओवर एंटीजिनाइड
जिंटिनाइड, अच्छा जी ये क्या है, एंटीजिंटाइड एंटीजेंटाइड एंटीबॉडीज फॉर्मेशन लेड टू डिक्रीज एफिकेसी ऑफ जिनाटाइड। अच्छा जी, हमारे साथ जो एंटीजेंटाइड एंटीबॉडीज होते हैं जब ये बनना शुरू हो जाते हैं तो इसकी वजह से हमारे साथ जो जिनाटाइड पॉलीपेप्टाइड ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, तो इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो इसकी प्रोडक्शन की वजह से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट ये काम कर रही होती है, तो इस वजह से। फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से अगर हम बात करें, फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से, ठीक है, कि हमारी बॉडी इसके साथ क्या काम करती है, तो बीइंग पॉलीपेप्टाइड जिनाटाइड्स एंड लिराग्लूटाइड must be administered subcutaneously. Liraglutide is highly protein bounded and has a long half-life, allowing for once daily dosing without regard to meals. अच्छा जी, इसकी अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो चूंकि हमारे साथ ये जिनाटाइड्स और लिराग्लूटाइड ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से इसको हम सबक्यूटेनियसली पेशेंट में क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे आईवी के ज़रिए, और ओरली हम इसको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि बहुत एक्सक्यूज मी ज़्यादा सर, जी जी सर ये जिनाटाइड जो है ये लाइक इंसुलिन है या ये ओरल जैसे हमारी मेटफॉर्मिन होती है ये वो है या ये हार्मोन है? नहीं नहीं, ये आपके पास जो ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड होते हैं ना, जिसमें आपके पास इंक्रेटीन हार्मोन भी आ जाते हैं, तो ये इंक्रेटीन हार्मोन की तरह ही आपके पास रिसेप्टर एगोनिस्ट एजेंट होते हैं, जो कि ड्रग्स होते हैं। आपका जो क्वेश्चन था तो उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। जिनाटाइड जो है ये सिंथेटिक है, मतलब इसको लेबॉर्ट्री में बनाए गए होते हैं। इसका काम जो है बिल्कुल जो नेचुरली हमारे साथ इंक्रेटीन हार्मोन होते हैं ना, तो बिल्कुल उसी की तरह होते हैं, तो इस वजह से इसको इंक्रेटीन मिमेटिक के नाम से भी जाना जाता है, जिनाटाइड और लिराग्लूटाइड्स को। जिनाटाइड्स को जो है लेजर्ट का जो वीनम होता है ना, वीनम किसे कहते हैं, जहर को कहते हैं, जहर को कहते हैं। तो चिपकली के जो जहर है उससे जो है इस जिनाटाइड्स को बनाया जाता है। तो इसको इंक्रेटीन मिमेटिक्स इस वजह से कहते हैं कि ये बिल्कुल इंक्रेटीन मिमेटिक्स की तरह ही काम करते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो उनमें ये इंक्रेटीन हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते, तो ऐसे कंडीशन में फिर हम उनको ये जिनाटाइड्स और लिराग्लूटाइड्स देते हैं ताकि ये इंक्रेटीन की तरह ही काम करे और हमारे जो पेनक्रियाज में बीटा सेल है उसको स्टिमुलेट करते रहे, और बीटा सेल जो है इंसुलिन को सिक्रीट करते रहे, जिससे ग्लूकोज की क्या हो, मेटाबॉलिज्म होती रहे और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती रहे। तो इस तरह से ये काम होता है। अब क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके जी, वेरी गुड। इसके एडवर्स इफेक्ट्स की सर अगर और हम बात करें जिनाटाइड्स सॉरी, और जी जी, इससे ये हमारे साथ जो जिनाटाइड्स है इसको कहाँ से हासिल किया जाता है, इसको लेजर्ट के वेनम से बनाया जाता है। चिपकली का जो जहर होता है ना, तो उससे इस जिनाटाइड्स को बनाया जाता है। तो ये हमारे साथ सिंथेटिक हो गए, मतलब जिसको लेबॉर्ट्री में बनाया जाए तो उसको सिंथेटिक कहते हैं, जो कि कुदरती तौर पर हमारी बॉडी बनाती है उसको हम नेचुरल कहते हैं, ठीक है। जी सर। सर तो फिर इसमें नार्कोटिक भी सिंथेटिक और अनसिंथेटिक होते हैं, बिल्कुल वो भी इसी कैटेगरी में? बिल्कुल बिल्कुल, नारकोटिक्स तो हमारे साथ ज़्यादातर जो नारकोटिक्स होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, उसको लेबॉर्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ उसके सोर्सेज होते हैं, मुख्तलिफ ज़राए से उसको हासिल किया गया होता है। जैसे कि पेनिसिलिन के बारे में हम बात कर रहे थे ना, हमारे साथ जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, उसको पेनिसिलिन जी सर। नोटेटम से हासिल किया गया है, ठीक है। तो और इसी तरह से जो सेफलोस्पोरिन है तो उसको माइकोबैक्टीरियम सेफलोस्पोरियम से हासिल किया गया है, तो वो भी हमारे साथ क्या है, सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग थे। तो यहाँ पर एंटी डायबिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे साथ जिनाटाइड्स और लिराग्लूटाइड है तो ये हमारे साथ सिंथेटिक एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, ठीक है। इसको लेबॉर्ट्रीज में तैयार किए गए होते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। ओके सर, थैंक यू।
ओके जी, वेरी गुड। सर ये जो पेशेंट होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया वाले, जो हमारे पास पेशेंट होते हैं ना हमारे पास, उनको हम इंसुलिन लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो होती है ना इंसुलिन यानी कि बीएसआर जो होती है वो कंट्रोल नहीं होती, यानी हाइपर में जा रही होती है। तो ये ज़ीनाटाइड जो है ये उस उन लोगों में भी नहीं, नहीं, इस्तेमाल कर उनको सकते हैं? आप नहीं दे सकते। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 2 तरह के डायबिटीज़ हमारे पास मेजरली देखने को मिलते हैं। एक हमारे साथ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट होते हैं, एक टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट होते हैं। हमारे साथ वो पेशेंट जिनके पैनक्रियाज़ जो है वो ठीक होते हैं, जो बीटा सेल है वो ठीक होते हैं, लेकिन फ़र्क इसमें सिर्फ़ इतना आया होता है कि पहले जिस तरह से नॉर्मल मिकदार में इंसुलिन को प्रोड्यूस करता था, तो अब वो उसी तरह से नॉर्मल मिकदार में प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मतलब उसकी जो मिकदार है उसमें कमी आई हुई है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब इंसुलिन की मिकदार में कमी आएँगी तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यही हो गया कि ग्लूकोज़ की जो मेटाबॉलिज़्म है तो वो भी अब कम होंगी। तो इस वजह से ज़्यादातर ग्लूकोज़ जो है वो विदाउट मेटाबॉलिज़्म रहेंगे। तो इसी तरह से वो फिर हमारे ब्लड में जमा होते-होते उससी एक कंडीशन बन जाती है जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। सो वो पेशेंट जिनको इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है अच्छा जी, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस उसको हम कहते हैं। सॉरी जो इंसुलिन हमारे साथ जिसमें जो पैनक्रियाट यस में सर। जो बीटा सेल होते हैं ना, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर ख़राब नहीं हुए होते, ठीक है? तो उसको हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। मतलब इसमें हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर हम उनको इंसुलिन पर नहीं रखते, बल्कि उनको हम थोड़े से ओरल मेडिसिन्स देते हैं, ठीक है? ताकि अगर कभी उनका ग्लूकोज़ लेवल है वो हाई होता है तो इस ड्रग्स के ज़रिए वो कंट्रोल में रहे, ठीक है? लेकिन वो पेशेंट जिनको इंसुलिन मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस हुई हो तो उनको फिर हम मुकम्मल तौर पर इंसुलिन पर रखते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि वो लोग जिनको हम इंजेक्शन दे रहे होते हैं लेकिन इसके बावजूद उनका ग्लूकोज़ लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो ऐसे पेशेंट्स को आप ये ज़िनाटाइड्स और लिराग्लुटाइड्स नहीं दे सकते, ठीक है? ये ड्रग्स आप सिर्फ उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जिनके बीटा सेल ठीक होते हैं लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है उसमें थोड़ी कमी आई हुई होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए फिर हम ये लिराग्लुटाइड और ज़िनाटाइड देते हैं। इनका काम ये होता है कि ये हमारे बीटा सेल में जाकर बीटा सेल को स्टिमुलेट करती है कि वो जिस मिकदार में इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रही है वो नाकाफ़ी है। तो इस वजह से ज़्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करे और उसको रिलीज़ करे ताकि हमारी बॉडी की जो ग्लूकोज़ लेवल कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल में रहे। तो ऐसी कंडीशन में हम ज़िनाटाइड, लिराग्लुटाइड देते हैं, लेकिन वो पेशेंट जो कि मुकम्मल तौर पर इंसुलिन पर होते हैं, ठीक है? तो उनको हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते क्योंकि इसका कोई काम उस पर असर नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बीटा सेल होते हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये फिर बीटा सेल पर किसी भी किस्म के इफ़ेक्ट्स को काज़ नहीं कर सकती। क्लियर है? यस सर। ओके जी, वेरी गुड। इसमें कोई कन्फ्यूजन है अब? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा जी। एडवर्स सर इफ़ेक्ट्स ये जो मेन टाइप 1 है सर, जी, जी। सर जो इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज है ये ज्यादा बच्चों में होती है और टाइप 2 अडल्ट्स में होती है। बिल्कुल, बिल्कुल टाइप 2 जो है ये एडल्ट्स में होती है, बिल्कुल। सर फिर टाइप 2 में हम इंसुलिन लगाते हैं या टाइप 1 में लगाते हैं? देखिए मैंने आपको बताया दोनों ना, में लगाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उनके वो पीएसआर पे, उनके HbA1c पे। यहाँ पर देखिए टाइप दोनों को 1 लगाते डायबिटीज़ हैं। में क्या होता है, इसको गौर से देखिए ज़रा। In this type 1, there is a selective beta cell destruction and a severe or absolute insulin deficiency. मतलब यह है कि इसमें जो बीटा सेल होते हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके होते हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं।
तो इसमें हम पेशेंट को फिर इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन देते हैं, ठीक है, सबक्यूटेनियसली आईवी के ज़रिए इंसुलिन देते हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसमें हम क्या करते हैं, ओरली मेडिसिन देते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन हो गया, जिनाटाइड्स हो गए, लिराग्लूटाइड्स हो गए, ठीक है, इसी तरह से टोलब्यूटामाइड्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे साथ ओरल क्या है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स है जो कि हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स को हम देते हैं, ठीक है। ये लोग इन लोग को बोलो ना, माइक इंसुलिन लगती है ना। तो देखिए ये डिपेंड करता है ना, डायबिटीज़ पर डिपेंड करती है कि कौन सी किस्म की डायबिटीज़ उनको हुई है। अगर टाइप 1 हुई है तो उनको हम फिर ड्रग्स भी देते हैं, साथ में उनको इंजेक्शन भी हम लगवाते हैं। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज़ हुई है तो फिर हम टाइप 2 डायबिटीज़ में इंजेक्शन बहुत कम हम लगवाते हैं, कभी कभी लगा देते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर ग्लाइसीमिक हुआ हो, ठीक है, तो कभी कभी लगा देते हैं। लेकिन मोस्टली आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट जो है वो नज़र आएंगे कि वो सिर्फ ओरली जो है मेडिसिन लेते हैं, किसी किस्म की इंजेक्शन हम उनको नहीं लगवाते। तो इंजेक्शन जो है ये डिपेंड करती है डायबिटीज़ के टाइप पर कि किस किस्म की डायबिटीज़ पेशेंट को हुई है। सर टाइप 1 में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होते हैं और टाइप 2 में पार्शली जो है हाँ बिल्कुल, टाइप 2 में जो है पेनक्रियास के जो बीटा सेल है वो थोड़े से मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल मिकदार में इंसुलिन को सिक्रीट नहीं करती। तो उस नॉर्मल मिकदार में सिक्रीट करने के लिए फिर हम उनको एंटी डायबिटिक ड्रग्स देते हैं, जिनका काम क्या होता है, बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाना होता है। तो इस तरह से ये काम पूरा आगे जाता है। सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जिनाटाइड लिराग्लुटाइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ। तो ये नाजिया काज कर सकती है, वॉमिटिंग काज कर सकती है, ठीक है, कंस्टिपेशन काज कर सकती है, पेनक्रेटाइटिस पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन को काज कर सकती है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को ये क्या करती है, डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो फूड मटेरियल होता है वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है और हमारा जो स्टमक है वो जल्दी एम्प्टी नहीं होता, जिसकी वजह से हमें फिर भूख भी नहीं लगती, ठीक है। और इसी तरह से वेट जो है इससे लॉस हो सकता है। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स है, ठीक है, जिनाटाइड्स और लिराग्लुटाइड्स के। ये हमारे साथ क्या है, इंक्रेटीन मिमेटिक्स है। जिनाटाइड लिराग्लुटाइड्स, इसको आप ऐसे याद रखें कि ये आपके पास इंक्रेटीन मिमेटिक है, इंक्रेटीन हार्मोन्स की तरह ये काम करने वाले एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं। अच्छा जी, अब आ जाते सर हैं, ये किन नेम से आते हैं, ये जैसे मेटफॉर्मिन है, हाँ जी, ये ग्लूकोफेज के नाम से आते हैं, तो ये जिनाटाइड जो है ये किन नेम से जिनाटाइड्स है, इसका यानी ये ब्रांड? नाम आप देखिए, बाइटा, ये आपके पास इसका नाम है, ठीक है। इसी तरह से जिंटिन हो गए, ठीक है, जिंडिन, तो इस नाम से ये आते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर इसके मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स होते हैं, कोई एक ब्रांड नेम नहीं है जिसको हम स्पेसिफाई करें। तो अगर आप इसको ख़ुद भी गूगल में देखें तो एक ही ड्रग के जो है, एक ही जेनेरिक ड्रग की आपको मुख्तलिफ ब्रांड नेम जो है वो नज़र आएंगे। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन पर, मुख्तलिफ जगहों में इसका मुख्तलिफ ब्रांड नेम होता है। सर ये ओरल एंटी डायबिटिक्स कल पढ़ लेंगे। नहीं, अभी तो टाइम है, अभी तो हमने 1 घंटा पढ़ा है, सिर्फ 1 घंटे की क्लास हमने लिए, मतलब 11:30 तक तो हम नॉर्मली क्लास लेते हैं ना। आज हमने 10 बजे से स्टार्ट किए तो 11:30 तक ले लेंगे, सही है। जी सर, ट्राई करें प्लीज, अगर फिनिश हो सकता है तो प्लीज। अच्छा जी, आ जाते हैं ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की तरफ। सो वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो कि हम ओरली अपने पेशेंट्स को देते हैं, तो उसको हम अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे साथ डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर। इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स है जो कि एक ख़ास तरह के एंजाइम को क्या करते हैं, अपने काम करने से रोकते हैं। और उस एंजाइम के रुकने की वजह से जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो फिर बढ़ना स्टॉप हो जाती है, ठीक है, और इसी तरह से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाती है, जैसे कि आगे ऑलरेडी आप लोगों ने
पड़ा हुआ है, मैंने आपको अभी अभी बताया था। ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 और ग्लूकोज इंडिपेंडेंट पॉलीपेप्टाइड जो हमारे साथ होते हैं, ठीक है, आर द नोन सबस्ट्रेट ऑफ डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4. It is important for drugs to selectively inhibit this enzyme in order to prolong the action of incretins. बहुत ही सिंपल अल्फाज में यहाँ पर आपको डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर के बारे में बताया है कि हमारे साथ जो ग्लूकेगोन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 और ग्लूकोज इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड होते हैं, तो ये हमारे साथ वो सबस्ट्रेट है जिस पर ये एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ये डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है, इन दोनों ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 और जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, इसको क्या करते हैं, इस पर एक्ट करते हैं और इसके फंक्शंस को डिक्रीज करते हैं। तो इस एंजाइम को ख़त्म करने के लिए हम जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारे साथ डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर के नाम से उसको जाना जाता है। जब ये ड्रग्स ये एंजाइम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे साथ जो इंक्रेटिन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, इसका काम जो है ये एक ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए फिर रहता है और ये इंक्रेटिन हार्मोन ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए फिर पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को क्या करे, सिक्रीट करे, उसकी प्रोडक्शन करे और बॉडी के ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा, उसको क्या करे, उसको मेटाबोलाइज करके उसको कन्वर्ट करे ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो इस तरह से ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो होम्योस्टेटिक कंडीशन में आहिस्ता आहिस्ता फिर आती है। सो डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर में आपके पास मुख्तलिफ मेंबर्स आते हैं, इसके सिटाग्लिप्टिन्स है, ठीक है, वेल्डाग्लिप्टिन्स हो गए, इसी तरह से एलोग्लिप्टिन्स, linagliptins हो गए। The first agent of the class sitagliptin was approved by FDA Federal Drug Administration या Federal Drug Authority in 2006। अच्छा जी, इस क्लास का हमारे साथ जो पहला मेंबर है सिटाग्लिप्टिन, इसको 2006 में FDA ने क्या किया था, अप्रूव किया था, ठीक है, यूजेस के लिए। तो ये आपके पास ये 4 मेंबर है, ठीक है, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर के, जो कि आपको याद होना चाहिए। बहुत सिंपल है, सिटाग्लिप्टिन, वेल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लेनाग्लिप्टिन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ याद करने में आप लोगों को आसानी होगी अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, कोशिश करें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आ जाते हैं कि किस तरह से ये डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज इनहिबिटर काम करते हैं। सो dipeptidyl peptidase 4 inhibitors inhibit the enzyme dipeptidyl peptidase 4, prolonging the activity of incretin hormones, increases insulin release in response to meal। सिंपल बात है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। तकरीबन अभी तक 2-3 दफ़ा मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि हमारे साथ जो DDP4 इनहिबिटर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इस एंजाइम DPP4 को क्या करता है, इसको अपने काम करने से रोकता है। इसका काम क्या होता है, इस एंजाइम का काम ये होता है कि ये जो जिनाटाइड और लिराग्लुटाइड्स है, इसको क्या करती है, इसको इफेक्ट कर जो ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 और जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड होते हैं, इसको इफेक्ट करते हुए इसके फंक्शंस को मुतासिर करती है। तो इस एंजाइम को जब हम इस इनहिबिटर के ज़रिए रोकते हैं, तो इससे जो इंक्रेटिन हार्मोन है, इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीटा सेल्स को क्या करे, स्टिमुलेट करे। और इसी तरह से जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के नतीजे में ये इंसुलिन हार्मोन्स क्या होते हैं, इंक्रेटिन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और जाते हैं बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज़ करे। जब ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होना शुरू हो जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें, तो DDP4 inhibitors are well absorbed after oral administration. Food does not affect the extent of absorption. Allogliptin and sitagliptin are mostly excreted unchanged in the urine. All
all DPP4 inhibitor except lenagliptin require dosage requirement in renal dysfunction. फार्माकोकाइनेटिक भी इसका बहुत सिंपल है। कहते हैं कि जो DPP4 इनहिबिटर है तो इसको हम क्या करते हैं, ओरली अपने पेशेंट को देते हैं, क्योंकि ओरली इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात ये है कि खाना खाने से इसकी जो एब्जॉर्प्शन है इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह से जो एलोग्लिप्टिन और ज़ेटाग्लिप्टिन, ये जो दो ड्रग्स है ये ज़्यादातर यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से लेनाग्लिप्टिन जो है, जब भी हमारे पास ऐसे पेशेंट आए जिनको किडनी का कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो ऐसे पेशेंट को अगर हम लेनाग्लिप्टिन देते हैं, ठीक है, तो फिर हम एहतियात के साथ देंगे, क्योंकि ये हमारे किडनीज पर क्या करता है, एडवर्स इफेक्ट्स को काज करता है। तो इस वजह से फिर हमने जो डोज होता है उसको मैनेज करना होता है, उसको हमने सेट करना होता है। क्लियर है? जी सर। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स आर नेजोफेरेंजाइटिस, मतलब नेजोफेरेंजाइटिस, नेजोफेरेंक्स में इन्फ्लेमेशन ये काज कर सकती है, और सर दर्द जो है ये काज कर सकती है। आल्दो इनफ्रीक्वेंट पैंक्रेटाइटिस भी ये काज कर सकती है विद यूज ऑफ आल। अगर तमाम DPP4 इनहिबिटर्स को आप यूज करते हैं, ठीक है, तो इससे जो है पैंक्रेटाइटिस भी पेशेंट को काज हो सकती है। तो लेनाग्लिप देखिए, यहाँ पर आप देखिए हमारे साथ जो डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर का अगर हम देखें तो बाजार में लेनाग्लिप के नाम से इसको क्या किया जाता है, इसको सेल किया जाता है। ये इसका क्या है, ब्रांड नेम है, और इसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा लेनाग्लिप्टिन, जेनेरिक नेम इसका दिया गया है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, सेल होते हैं बाजार में, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सल्फोनाइल यूरेज की तरफ। सल्फोनाइल यूरेज ये हमारे साथ दूसरी क्लास है ओरल एंटी डायबिटिक की, ठीक है। सो सल्फोनाइल यूरेज आर आल्सो नोन एज इंसुलिन सेक्रेटोगेगस because they promote insulin release by the beta cell of the pancreas। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सल्फोनाइल यूरेज जो है ये, इसको क्या कहा जाता है, इसको सेक्रेटोगेगस या सेक्रेटोगेगस के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनका काम ये होता है कि जब हम इसको ओरली पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो ये पैनक्रियाज की तरफ जाती है। पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं तो उसको इफेक्ट करना शुरू कर देती है, और बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रीट करना शुरू करे। तो इसके नतीजे में बीटा सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को फिर सिक्रीट करती है, और इंसुलिन फिर अपना काम करती है, ग्लूकोज की जो ओवर कंसनट्रेशन है उसको होम्योस्टेटिक कंडीशन में लाने की कोशिश करती है। सो सल्फोनाइल यूरेज वर अमंग द फर्स्ट ओरल मेडिसिन अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये ड्रग्स हम देते हैं, ठीक है। अभी हम जो ड्रग्स डिस्कस कर रहे हैं तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। सो दे वर डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट इन फ्रांस बाय अ रिसर्चर who was working on drug of typhoid fever। अच्छा जी, इस ड्रग को भी जो है एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था। एक रिसर्चर थे जो कि टाइफाइड फीवर पर काम कर रहे थे, उसके ड्रग्स पर काम कर रहे थे। टाइफाइड फीवर के लिए जो ड्रग्स आजकल यूज़ होते हैं तो उस ड्रग पर काम कर रहे थे। तो टाइफाइड फीवर के लिए वो ड्रग्स ढूंढ रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इन्होंने ड्रग जो है दरियाफ्त कर लिए। So animals that were given sulfonyl urate display unusual behavior and were found to have hypoglycemia। अच्छा जी, it was quickly recognized that these drugs could be used for the treatment of diabetes, ठीक है। Sulfonyl urate work by stimulating pancreas to release insulin। They are only useful in people with type 2 diabetes whose beta cells still produce insulin। वही बात है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। फिर इसने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया, ये सल्फोनाइल यूरेज जो है एक एनिमल को दिया।
जब एक एनिमल को एडमिनिस्टर किया तो उसने देखा कि उस एनिमल में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो इंतहाई कम हो चुकी है। तो जल्द ही इसको ये पता चली कि ये जो सल्फोनाइल यूरेज है ये इंसुलिन की जो कंसंट्रेशन है, सॉरी, ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से एनिमल जो है हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। ठीक है, तो इसने फिर क्या किया, इसने फिर ये बात लोगों को बताया कि ये हमारे साथ ऐसा ड्रग है कि इसको हम पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जिनके पैनक्रियाज काम कर रहे होते हैं लेकिन जो इंसुलिन सिक्रीशन होती है वो थोड़ी सी इनसफिशेंट होती है, मतलब ना काफ़ी मिकदार में रिलीज़ हो रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये सल्फोनाइल यूरेज जो है यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ के इलाज के लिए। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो इसका बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी आप अभी पढ़ चुके हैं कि दीज ड्रग एक्सर्ट देयर हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स बाय स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। मतलब वही है कि ये पेनक्रियास के बीटा सेल्स में जाती है, वहाँ बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शन करे और फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करे। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की क्या होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, और इसी तरह से ग्लूकोज का जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। तो ये हाइपोग्लिसीमिक इफेक्ट को काज करती है, मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको डिक्रीज कराती है, घटाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख मेटाबॉलिक रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, ग्लूकोज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 ग्लाइकोसिस, माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म। अच्छा जी, सही है, बिल्कुल ओके जी, सही है। अच्छा जी, इसमें इस डायग्राम में अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, जो स्टार्ट में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इंसुलिन अपने इफ़ेक्ट्स को शो करती है। तो जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो है हम क्या करते हैं, ये ग्लूकोज जो है हमारे साथ एक ट्रांसपोर्टर है जिसको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 कहते हैं। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 एजेंट जो है ग्लूकोज को ब्लड से लेता है और पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स की तरफ इसको लाती है। पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 जो है इस ग्लूकोज को डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पेनक्रियाटिक सेल्स के अंदर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी और एडीपी मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाते हैं। तो एटीपी की जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके बढ़ने की वजह से हमारे साथ जो पोटाशियम चैनल्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव आयंस है ये बाहर निकलना क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, ये बाहर नहीं निकल पाते। तो सेल के अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जबकि बाहर कम होती है, तो इस वजह से डीपोलराइज हो जाता है सेल। इसके साथ साथ दूसरे साइड पर हमारे साथ कैल्शियम आयंस चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे साथ वोल्टेज गेट चैनल्स होते हैं। तो इस वोल्टेज गेट चैनल के ज़रिए ये कैल्शियम आयन जो है ये भी अंदर आना शुरू हो जाते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो मज़ीद हमारे साथ जो डीपोलराइजेशन है हो जाती है, तो इसके नतीजे में बीटा सेल्स के अंदर जो हमारे साथ वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर इंसुलिन्स होते हैं। तो ये वेसिकल्स जो है ये क्या हो जाते हैं, इस बीटा सेल्स के वाल्स के साथ जो है क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं, और इसी तरह से ये टूट जाते हैं, और इसी तरह से ये इंसुलिन जो है इससे रिलीज़ होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इंसुलिन जो है ये बीटा सेल से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस की समझ आ गई आपको? जी सर। यस सर। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, स्टोरी की तरह है। तो उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट को इसकी समझ आ रही होगी। सल्फोनाइल यूरेज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। Sulfonyl urease bind sulfonyl urea receptor present on ATP-sensitive potassium channel, inhibiting the efflux of potassium ions causing depolarization.
वही बात है जो कि अभी मैंने आपको बताई। सल्फोनाइल यूरेज क्या करता है? सल्फोनाइल यूरेज ये सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बना लेता है जो कि एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल के ऊपर मौजूद होता है। जब उसके साथ बॉन्डिंग बना लेता है तो इसकी वजह से जो पोटाशियम चैनल्स होते हैं, गेट्स होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पोटाशियम आयन होते हैं, तो इफ्लेक्स से मुराद ये है कि ये फिर इस चैनल्स के ज़रिए सेल से बाहर नहीं निकल पाते। तो इस वजह से सेल के अंदर पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है? डीपोलराइज हो जाता है। सेल डीपोलराइज होने की वजह से सेल के अंदर जो दूसरा साइड होता है, ठीक है, जो दूसरा साइड होता है वहाँ पर वोल्टेज गेट जो है वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाहर से जो कैल्शियम आयंस होते हैं तो वो सेल्स की अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो मज़ीद सेल्स के अंदर पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है और सेल मज़ीद डीपोलराइज हो जाता है। जब मज़ीद डीपोलराइज हो जाता है, ठीक है, इनफ्लेक्स, यहाँ पर वर्ड इनफ्लेक्स यूज़ हुआ है। इनफ्लेक्स से मुराद ये है कि कैल्शियम जो है वो सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाए। इफ्लेक्स से मुराद सेल से बाहर जाना, इनफ्लेक्स से मुराद सेल्स के अंदर आना। तो इस वजह से फिर क्या होता है? जो इंसुलिन वेसिकल्स होते हैं तो उसमें इंसुलिन्स होते हैं, तो वो वेसिकल जो है उस बीटा सेल के वाल के साथ अटैच होकर इंसुलिन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल क्या है? एनी आयन चैनल दैट ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो चैनल्स होते हैं, वो दरवाजे होते हैं जो कि तब ओपन और क्लोज होते हैं जब सेल के अंदर और सेल के बाहर जो पोटाशियम आयन जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसमें चेंजेस आ जाए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाए, उसमें चेंजेस आ जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये गेट जो है ओपन क्लोज होते रहते हैं। तो इस चैनल्स को हम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल कहते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, वेरी गुड। तो ये आप देख सकते हैं पूरा मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ कि सल्फोनाइल यूरिया जो है ये क्या करता है? सल्फोनाइल यूरिया के साथ सल्फोनाइल यूरेज बॉन्ड बना लेता है, और ये बॉन्ड कहाँ पर बनाता है? ये बॉन्ड एटीपी सेंसिटिव जो पोटाशियम चैनल होते हैं यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है? इसकी वजह से जो चैनल होता है ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये पोटाशियम आयन बाहर की तरफ नहीं जा पाते। और इसी तरह से जो हमारे साथ बीटा सेल्स होते हैं इसके अंदर पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरे साइड पर जो कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं जिसमें इंसुलिन्स होते हैं, तो ये फिर क्या करता है? इंसुलिन को बाहर रिलीज करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इंसुलिन की सिक्रीशन जो है होती है सल्फोनाइल यूरेज ड्रग के रिस्पॉन्स में, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है? एडवर्स इफेक्ट्स इसके ये है कि ये वेट गेन काज कर सकती है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये काज कर सकती है। सो दे शुड बी यूज विद caution in hepatic or renal insufficiency as the accumulation of sulfonyl urea may cause hypoglycemia। So वो पेशेंट जिनके हेपेटिक इम्पेयरमेंट हो, मतलब लिवर में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी हो या किडनी में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी हो, तो ऐसे पेशेंट को हमने एहतियात के साथ ये ड्रग्स देने हैं, क्योंकि इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से ये पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया को काज कर सकती है। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।